इस वीडियो में हम मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑन स्क्रीन लिख दी हैं, उनको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। इनिशियली जो प्रॉपर्टीज़ है वो इजी है, उनको इजीली प्रूव किया जा सकता है, ओरली भी हो सकता है। एंड जो लाइक 6 7 8 प्रॉपर्टी है उनको प्रूव करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले हम मॉड्यूलस समझने से पहले समझते हैं कि मॉड्यूलस का एक्चुअल में मीनिंग क्या है, राइट। यहाँ पे मॉड्यूलस के दो टाइप से हम समझ सकते हैं कि अलजेब्रिक मीनिंग क्या है मॉड्यूलस का, एंड ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक ऐसा चैप्टर है जो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों को बहुत अच्छे से जोड़ रहा है। 2D ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा दोनों को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहा है। तो ऐसा पॉसिबल है बहुत से केसेस में कि हमें क्वेश्चन प्लेन ज्योमेट्रिक अलजेब्रिक फॉर्म में लिख के मिला होगा, एंड हम जितना क्लियर होंगे कि उस चीज़ को ज्योमेट्रिकली कैसे कनेक्ट करना है तो क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा, राइट। तो हम दोनों तरीके से समझते हैं इस चीज़ को कि अगर हम मॉड्यूलस की बात करते हैं, मॉड्यूलस, सो अलजेब्रिक मीनिंग क्या है एंड ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आता नहीं होगा, मोस्टली लोगों को आता है, बट बस समझ लेते हैं, ठीक है। तो अगर सपोज अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाता है जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, राइट। एंड हमें बोला जाता है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ जेड, राइट। तो सिंपली हम इसको इस तरह से डिनोट करते हैं मॉड जेड। तो मॉड जेड का जो वैल्यू आता है वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो ये चीज़ हमने विदाउट एनी फील जस्ट डिफाइन कर दिया कि मॉड जेड इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली इसका अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, राइट। पर अगर हम ज्योमेट्रिकली बात करें तो इसका मतलब क्या होगा वो समझते हैं। तो अगर सपोज हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लें, राइट, एंड डिस्टेंस डिस्टेंस के बारे में अगर बात करें हम, सपोज ये हमने रियल एक्सिस है, अगर अगर ये 2D प्लेन है तो हम बोल सकते हैं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। एंड अगर हम आर्गन प्लेन की बात कर रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे ये बोलेंगे हम रियल एक्सिस एंड ये इमेजिनरी एक्सिस, राइट। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बहुत सारे तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। जैसे अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड इक्वल टू अगर हमने लिखा सपोज 5 + 6 आयोटा, राइट। तो उसको रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कोई इसको कार्टेशियन में अगर समझना चाहे, कार्टेशियन फॉर्म में, तो ऐसे समझ सकता है कि कार्टेशियन फॉर्म में ये 5 6 लिखा हुआ है, राइट। एंड अगर किसी को इसे वेक्टर फॉर्म में समझना है, वेक्टर फॉर्म में समझना है, तो कोई ये बोल सकता है कि ये 5i + 6 जे कहता है, ऐसा समझ सकते हैं। कोई हो सकता है इसको पोलर फॉर्म में समझना चाहे, राइट। अगर पोलर फॉर्म में समझना चाहे तो पोलर फॉर्म मतलब आर एंड थीटा वाले फॉर्म में, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन एंड एंगल मेड बाय द लाइन वेक्टर विद एक्स एक्सिस सपोज। तो उसके फॉर्म अगर समझना चाहें तो हो सकता है कि कोई इसको इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करे, आर कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। सो इस तरह से हम डिफरेंट तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो हर एक तरीके में कौन सी चीज़ कॉमन है पहले वो हमें समझनी है। तो जब मैं मॉड्यूलस जेड की बात कर रहा हूँ, लाइक मॉड जेड, अगर हमसे पूछा था कि मॉड जेड का मतलब अगर हमसे पूछा है कि 2D प्लेन में क्या है, तो अगर मैं ओरिजिन से, ये पॉइंट अगर मैं ओरिजिन लिया ओरिजिन से, एंड एक पॉइंट जो सपोज यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ, सपोज ये एक पॉइंट है जो कि 5 6 है, राइट। तो ओरिजिन से जो इस पॉइंट की डिस्टेंस है, इसको अगर हमसे पूछा जाए कि डिस्टेंस कितनी होगी, तो ऑफकोर्स 2D सिस्टम में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ रखा है, राइट। सो अगर ये डिस्टेंस की बात आपसे पूछी जाती है तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिस्टेंस आ जाएगी 5 - 0² एंड 6 - 0², राइट। तो फाइन, द डिस्टेंस इज √61। सो अलजेब्रिकली अगर हम देखें तो मॉड जेड की वैल्यू भी वही है। मॉड जेड कितना आएगा, 25 + 36 √61, राइट। तो ज्योमेट्रिकली जब हम मॉड्यूलस डिफाइन कर रहे हैं तो बेसिकली हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये चीज़ मॉड जेड है, राइट। और एंड मॉड जेड को अगर हम पोलर फॉर्म में बात करते हैं तो मॉड जेड को हम क्या बोलते हैं, पोलर रेडियस। सो यही मॉड जेड है एंड यही चीज़ क्या है, पोलर रेडियस है। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे किसी और वीडियो में कि कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है। एंड जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो चीज़ें और आसान हो जाएंगी, एंड उससे हम फिर यूलर फॉर्म में जंप कर सकते हैं,
तो चीज़ें वहाँ से हम nth रूट ऑफ यूनिटी, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कशन कर पाएंगे, राइट। तो बेसिकली जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस जो है वो चीज़ क्या है, पोलर रेडियस है। पोलर रेडियस मतलब ओरिजिन से डिस्टेंस है, फाइन। सो तो अगर हम सबको ये पूछता है कि मॉड z1 माइनस z2 का मतलब क्या हुआ, राइट, सपोज इसका मीनिंग पूछ जाता है, तो सिंपल है। अगर अगर किसी किसी को हम बोलते हैं कि z1 इज़ 3 प्लस 5 आयोटा एंड सपोज z2 इज़ 9 प्लस, ओके माइनस में लेके देखते हैं, 9 माइनस सम 8 आयोटा, सपोज दो दो वैल्यू दी जाती है। तो अगर हम उसको अल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं विदाउट एनी फील, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि दिस इज़ -6 प्लस 13 आयोटा, एंड अगर इसका हम मॉड्यूलस फाइंड करना है, क्योंकि एक अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर मॉड के अंदर है तो उसका मॉड्यूलस हो जाएगा 36 एंड प्लस 169, राइट, ये हो गया। बट अगर इसी चीज़ को हम ज्योमेट्रिकली समझने की कोशिश करें कार्टेशियन प्लेन में, तो इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस है, राइट। इसी चीज़ को हम अगर यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर हम चीज़ों को इस तरह समझेंगे तो बाद में जब क्वेश्चंस थोड़े टफ आएंगे तो सॉल्व करना आसान रहेगा हमारे लिए। तो जस्ट ए मोमेंट। तो ये ऑफ कोर्स आता होगा तुम सबको, चाहो तो तुम इसको स्किप कर सकते हो आगे, बट अगर थोड़ा फील लेना है तो बेटर है। सो अगर सपोज ये वाला पॉइंट 3,5 है एंड एक पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ 9,-8, राइट। तो इस वाले पॉइंट को मैं Z1 से शो कर रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड इस वाले पॉइंट को हम Z2 से शो कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक की, Z1 से Z2 के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस की वैल्यू है वो है मॉड Z1 माइनस Z2, राइट। सो मॉड्यूलस ऑफ Z1 माइनस Z2, या फिर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2। सो बेसिकली अब अगर हम सिर्फ इतनी सी चीज़ पे ध्यान दें, राइट, सो ये चीज़ हमें क्या शो कर रही है, डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, राइट, 2 पॉइंट्स। एंड अगर हम इस पर ध्यान नहीं देना चाहते हैं तो नॉर्मल अल्जेब्रिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला है हमारे पास। बट अब ऐसा हो सकता है कि जब हमें क्वेश्चंस आएंगे तो इस टाइप की चीज़ें देखने को मिले, तो हाँ हमें खुद से इंटरप्रेट करना पड़े कि इसको जो प्रॉब्लम गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर में, उसको ज्योमेट्रिकली कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे इजी कर सकते हैं। सो बहुत से लोगों के साथ यही होता है कि वो उसको ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं और फिर अलजेब्रिकली लॉन्ग कैलकुलेशंस में फंस जाते हैं। तो इसलिए मॉड्यूलस को, आर्ग्यूमेंट को, इन सब को ज्योमेट्रिकली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि मॉड्यूलस मतलब मॉड जेड अगर बोला जा रहा है तो ओरिजिन से डिस्टेंस है। बेसिकली अगर मैं बोल रहा हूँ मॉड जेड, तो मॉड जेड बेसिकली मॉड जेड माइनस ज़ीरो, बेसिकली यही है, ओरिजिन से डिस्टेंस है ये, फाइन। तो ये क्लियर है। एंड हम बेसिक प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं अभी, जो इजी वाले प्रॉपर्टीज़ है पहले फटाफट। लाइक रियल पार्ट ऑफ जेड सबको आता है, तो रियल पार्ट जेड बेसिकली एक्स होता है। तो एक्स की जो वैल्यू होगी ऑफ कोर्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से छोटी होगी, एंड जब वाई ज़ीरो होगा तो इक्वल हो सकता है, एंड नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमेशा बड़ा रहेगा। सेम चीज़ वाई के लिए भी होल्ड करेगी, इमेजनरी पार्ट ऑफ जेड को हम वाई बोलते हैं, फाइन। तो ये आसान है। एंड इसी चीज़ को अगर हम ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो भी समझ सकते हैं। अगर हम इसको ज्योमेट्रिकली समझना चाहें तो जैसे पोलर फॉर्म समझ सकते हैं कि ये जो चीज़ है आर कॉस थीटा आई कैप एंड प्लस साइन थीटा जे कैप के इक्विवेलेंट है कोई भी जेड। सो रियल पार्ट ऑफ जेड बेसिकली क्या है, रियल पार्ट ऑफ जेड है आर कॉस थीटा, एंड आर कॉस थीटा मस्ट बी लेस देन इक्वल टू आर, एंड आर बेसिकली क्या हो गया, आर बेसिकली मॉड जेड है, राइट। तो यहाँ से भी समझा जा सकता है चीज़ों को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से, फाइन। तो ईजी है, ये कनेक्टेड है सब। सेकंड जो पॉइंट है, ये ऑब्वियस है कि हमेशा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस जो होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझ सकते हैं कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर भी एग्जिस्ट कर सकता है जो यूनिक है। लाइक बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेम मैग्नीट्यूड एग्जिस्ट कर सकता है। लाइक अगर मैं तुमसे पूछता हूँ कि मॉड जेड की वैल्यू अगर मैंने बोला सपोज 2 है, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो सकते हैं जिनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू 2 आए, क्योंकि बेसिकली हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को 4 रखना है, राइट। बट मॉड जेड अगर ज़ीरो है देन एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन मॉड जेड इज़ ज़ीरो, देन जेड इज़ ज़ीरो, दिस इज यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट।
बाकी जितने भी नॉन ज़ीरो वैल्यू आएंगे मॉड जेड के, तो उसके लिए मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नंबर एग्जिस्ट करते हैं। फाइन, ओके। सो थर्ड जो है, जिन लोगों को कॉन्जुगेट के बारे में पता है उनके लिए बहुत आसान है ये, कि z और z बार जो होते हैं वो एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं इन रियल एक्सिस। तो दोनों की जो डिस्टेंस होगी वो ओरिजिन से सेम होगी, राइट। तो अलजेब्रिकली अगर देखते हैं तो आसान है। अगर z ये है तो भाई जो z बार की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x माइनस आयोटा वाई। तो अगर मॉड ऑफ z बार भी अगर हमें जो फाइंड करना है तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर, जिसकी वैल्यू वही आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बट अगर किसी को ऐसे ज्योमेट्रिकली फील लेके देखना है कि भाई क्या है, तो ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ये वाला पॉइंट जैसे मैंने 5,6 लिया और इसके जस्ट नीचे एक मैं अगर मिरर इमेज बना दूँ और एक यहाँ पे एक पॉइंट 5,-6 दूँ, तो अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं z बोलता हूँ तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कितना हो जाएगा, z बार हो जाएगा। तो जो इसकी डिस्टेंस होगी ओरिजिन से वो मॉड z के इक्वल ही आने वाली है, राइट। तो मॉड z इक्वल टू मॉड z बार। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली समझ में आया। तो हो सकता है कि z की जगह पे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस मिले हमें सॉल्व करने के लिए, और फिर हम जब उसको ज्योमेट्रिकली कन्वर्ट करें तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाए। फाइन। फोर्थ जो है, फोर्थ को अगर अलजेब्रिकली सॉल्व करना है बहुत आसान है, कि मुझे सिर्फ x प्लस आयोटा वाई को x माइनस आयोटा वाई से मल्टीप्लाई करना है, एंड दिस थिंग इज़ एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज मॉड जेड का स्क्वायर। फाइन। सो ऑफ कोर्स ये क्लियर है, बट इस चीज़ का हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, जब किसी पॉइंट का हमें इन्वर्स फाइंड करना हो तब इसका यूज़ किया जा सकता है, इस चीज़ का z इंटू जेड बार का। लाइक हमें 1/z कभी अगर डिफाइन करना हो तो। एंड मैंने दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट कैसे शो करते हैं आर्गन प्लेन में, वो एक प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो वहाँ से अगर समझोगे तो और फील आ जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। तो चेक कर सकते हो ये भी। एंड फिफ्थ करने से पहले हम सिक्स करते हैं, एंड तो और समझ में आ जाएगा फिफ्थ। तो सपोज़ अगर हमें सिक्स प्रूव करना है, राइट, एंड समझते हैं सिक्स का मतलब क्या है एग्जैक्टली। सो सिक्स अगर हमें प्रूव करना है कि मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल टू मॉड z1 इंटू मॉड z2, राइट। सो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं z1 z2 को डिफरेंट डिफरेंट अज्यूम करके प्रूव कर सकता हूँ, या फिर लाइक मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैं z1 को सम a प्लस आई भी ले लूँ, एंड z2 को सम c प्लस आई डी ले लूँ एंड प्रूव कर लूँ, तो ये तो हो ही जाएगा, राइट। बट अगर जेई में अगर क्वेश्चंस आते हैं तो हमेशा एक डिमांड होती है कि हम इस तरह अज्यूम करके ना करें, क्योंकि जब भी अगर हम अज्यूम करके कर रहे हैं तो मतलब हम कहीं ना कहीं हम डेप्थ में सीखे नहीं चीज़ों को, राइट। सो हम इसको विदाउट अज्यूमिंग सम कॉम्प्लेक्स नंबर प्रूव करने वाले हैं। सो एक अपने पास प्रॉपर्टी है हमेशा कि z इंटू जो जेड बार होता है वो कितना रहता है, मॉड जेड स्क्वायर रहता है, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे, कि अगर मुझे z1 इंटू z2 के मॉड का अगर स्क्वायर करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि z1 इंटू z2 इंटू उसका कॉन्जुगेट, राइट। इस तरह लिख सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स कॉन्जुगेट की सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखी है। तो कॉन्जुगेट ओवर एडिशन, ओवर डिफरेंस, ओवर डिवीजन, ओवर ओवर मल्टीप्लिकेशन डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। तो मैं इसको ऐसे अलग अलग कॉन्जुगेट में ब्रेक कर सकता हूँ। एंड उसके बाद अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें z1 एंड z1 बार को एंड z2 एंड z2 बार को, तो ये अलग अलग मॉड्यूलस के फॉर्म में आ जाएंगे, राइट। तो ये क्लियर है शायद तक कि ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, एंड जो मॉड्यूलस होता है वो कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो अगर हम अभी दोनों साइड स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये प्रूव हो जाता है इजीली, सिक्स्थ वाली चीज़ क्लियर है। एंड अब अगर हमने सिक्स वाली चीज़ प्रूव कर ली है तो फिर हम डिवीजन एंड 1/z का मॉड इजीली रिलेट कर सकते हैं दो चीज़ों को। सपोज़ अब अगर मैं z2 की जगह 1/z3 अगर पुट कर देता हूँ इस तरह से z, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ मॉड z1 इंटू मॉड 1/z3। सो ये क्लियर है। एंड सपोज़ अगर हमें ये प्रूव करना है कि z इनवर्स का मॉड इक्वल टू
मॉड जेड का इन्वर्स, सपोज ये प्रूफ करना है, तो ये भी किया जा सकता है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जेड इंटू वन बाई जेड जो होगा वो कितना होगा, वन होगा। एंड अगर हम दोनों साइड अगर मॉड्यूलस अप्लाई कर दें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू वन। एंड जो हमने अभी सिक्स में प्रॉपर्टीज हम सीखी उसका यूज़ करके ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड जेड इंटू मॉड वन बाई जेड इक्वल्स टू वन, सो मॉड जेड इंटू मॉड ऑफ जेड इनवर्स इक्वल टू वन। सो हो गया प्रूफ, राइट, समझ में आ गया होगा शायद। तो राइट, इसको ऐसा लिख सकते हो कि मॉड जेड इनवर्स इक्वल्स टू, लाइक इस वाले मॉड जेड को इस साइड भेज सकते हैं, वन बाई मॉड जेड। तो ये सब आसान चीज़ है, समझ में आ गया। हम इसको पोलर फॉर्म का यूज़ करके भी एक्सप्लेन कर सकते थे, राइट, तो ये सब हो जाता है। तो ये क्लियर है। ओके, सो अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, सेवन्थ वाली प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आनी चाहिए हमें, हम सीखेंगे हम। और एट्थ वाली चीज़ है वो काफ़ी जगह यूज़ होने वाली है, लाइक अपोलोनियस थ्योरम है तो पैरेललोग्राम में भी यूज़ हो सकता है, या फिर टू फाइंड लेंथ ऑफ मीडियन, दो जगह यूज़ होगा, मीडियन की लेंथ फाइंड करने में एंड इन पैरेललोग्राम, राइट। तो पहले इन दोनों को समझते हैं, सेवन्थ एंड एट्थ को, एंड फिर आगे बढ़ते हैं। सो अगर हमें सेवन्थ वाली चीज़ें, सेवन्थ वाला एक बार देख लो क्या है, ये है। सपोज ये हमें सम प्रूव करना है, देखते हैं क्या होता है। ओके, सो अब एक तरीका तो वो है कि मैं इसको अगेन Z1 Z2 एज्यूम करके प्रूव करूं, या फिर मैं प्योर अलजेब्रिकली प्रूव कर सकता हूं विदाउट कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एज्यूम किए। एंड इसको हम ज्योमेट्री की हेल्प से भी प्रूव कर सकते हैं। तो मैं दो दो तरीके से करके दिखाता हूँ। पहली प्रॉपरली अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करना है उसको वैसे समझते हैं। सो पहले अगर हम सपोज राइट साइड वाले पार्ट पे जाते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर Z1 प्लस Z2 का मॉड लिया एंड इसको अगर हमने स्क्वायर किया, सपोज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का बार, राइट। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट करता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, Z इंटू जेड बार इक्वल टू मॉड जेड स्क्वायर। जैसा वेक्टर्स में होता था कि ए वेक्टर को अगर ए वेक्टर के साथ डॉट लिया तो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता था, ऑलमोस्ट इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं अभी कि Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 बार इंटू Z2 बार, राइट। एंड इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मॉड Z1 स्क्वायर आता है एक, एंड नेक्स्ट चीज़ आती है मॉड Z2 स्क्वायर भी आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है वो मैं जस्ट शो कर देता हूँ एरो से कि इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दो चीज़ें आ जाएंगी, राइट। एंड एक्स्ट्रा चीज़ें भी आने वाली है, एक्स्ट्रा चीज़ ये Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार, राइट। तो ये सब आया। तो ये चीज़ क्या लिखी गई है इस पर थोड़ा ध्यान से देखें, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर एंड उसका कॉन्जुगेट ऐड किया गया है। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट अगर हम ऐड करते हैं तो क्या बनता है, ट्वाइस रियल पार्ट, तो उसको लिख सकते हैं ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 बार। फाइन, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। एंड हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ सीखी थी कि किसी भी चीज़ का जो रियल पार्ट है, सपोज रियल पार्ट ऑफ सम अल्फ़ा है, तो वो हमेशा मॉड अल्फ़ा से कम रहता है। तो हम अभी ये चीज़ जो बहुत आसान है दिखने में, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर सब हमने आप अप्लाई किया इस चीज़ को, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम Z1 Z2 बार का मॉड, राइट। तो जो ऊपर वाली जो ब्लू में इक्वेशन लिखी है वो इस वाली इक्वेशन से छोटी होगी, क्यों, क्योंकि हमने ये कंडीशन यहाँ पे यूज की है, ये वाली जो कंडीशन है यहाँ यूज की है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट उसके मॉड्यूलस से हमेशा कम या फिर इक्वल होता है, राइट। एंड जो हमने फिफ्थ प्रॉपर्टी में समझा कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर प्रोडक्ट का मॉड लेना हो तो हम उनके मॉड का प्रोडक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ लाइक Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर एंड दिस इज़ 2 टाइम
मॉड Z1 इंटू मॉड Z2, एंड Z2 बार का मॉड एंड Z2 का मॉड दोनों सेम होंगे, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो ये आया समझ में, अलजेब्रिकली ऑलमोस्ट हो गया। तो Z1 प्लस Z2 का मॉड का स्क्वायर इज़ लेस देन मॉड Z1 प्लस मॉड Z2 का होल स्क्वायर, एंड जैसे ही दोनों साइड अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो अपनी जो इनइक्वालिटी है उसका एक साइड प्रूव हो जाता है, राइट। तो ये एक पार्ट प्रूव हो गया, ये आया समझ में। एंड अब सेकंड वाला पार्ट हम प्रूव करते हैं, तो सेकंड वाला देखते हैं कैसे करना है। आई होप इतना क्लियर है। हाँ, ये वाली चीज़ क्लियर होनी चाहिए अभी जो भी लिखा है यहाँ पे। ओके, सेकंड पार्ट ऐसा समझ सकते हो कि जैसे अगर मुझे मॉड Z1 है तो मैं मॉड Z1 को इस तरह लिख सकता हूँ, मॉड Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस Z2 एंड देन माइनस Z2, राइट, इस तरह से लिखा जा सकता है। एंड फिर मैं ये जो ऊपर हमने अभी प्रूव किया है ये वाली चीज़, जिसमें हमने कैसे किया कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर एडिशन का मॉड्यूलस हो तो उसकी वैल्यू उनके मॉड्यूलस के एडिशन से कम रहती है। तो यहाँ पे एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक अलग कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज़ लेस देन Z1 प्लस Z2 का मॉड प्लस मॉड ऑफ माइनस Z2, एंड मॉड ऑफ माइनस Z2 मॉड Z2 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं अभी मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज़ लेस देन मॉड्यूलस ऑफ Z1 प्लस Z2, राइट। एंड अगर अगर सपोज़ ये जो लेफ्ट वाला नंबर है अगर ये नेगेटिव है तो चीज़ हमेशा ही ट्रू है, एंड अगर ये पॉजिटिव है तो भी हमेशा ट्रू है। तो हम इसके ऊपर अगर मॉड्यूलस एक और लगा दें सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करने के लिए तो भी चलेगा। तो आई होप ये क्लियर है, राइट। तो हमने इसको प्योर अल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखा दिया विदाउट कुछ अज्यूम किए, एंड अज्यूम करते तो भी हो जाता, राइट। अब सपोज हमने एक ट्रायंगल बनाया एंड ये हमें पता है कि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को वेक्टर से शो कर सकते हैं, राइट। तो अगर मैंने एक काम किया, ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को मैंने ओरिजिन लिया एंड इस वाले पॉइंट को मैंने Z1 लिया। तो ये जो वेक्टर होगा यहाँ पे वो वेक्टर Z1 वेक्टर से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो। एंड इस वाले वेक्टर को अगर मैं Z2 लेता हूँ, राइट, इस वाले वेक्टर को मैंने Z2 वेक्टर लिया, तो ये जो वेक्टर होगा ये वेक्टर हम वेक्टर एडिशन रूल से बोल सकते हैं कि ये Z1 वेक्टर प्लस Z2 वेक्टर होगा, राइट। तो ये हमें आता है समझ में। तो अगर मैं इन सारे साइड्स के नाम देता हूँ, सपोज़ ये मेरे साइड x है या फिर x से कुछ और नाम देते हैं, सपोज ये मेरा साइड p है एंड ये वाला साइड का लेंथ q है एंड ये साइड का लेंथ अगर r है, राइट। तो एक ट्रायंगल में हमेशा क्या होता है कि सम ऑफ टू साइड जो रहता है p प्लस q जो रहता है, राइट, वो ग्रेटर देन थर्ड साइड रहता है, राइट। p प्लस क्यू की जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा r से बड़ी होगी। तो p बेसिकली क्या हो गया, p बेसिकली मॉड Z1 हो गया अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू की बात करें। q बेसिकली क्या हो गया, मॉड Z2 हो गया, एंड r बेसिकली क्या हो गया इसकी लेंथ, राइट। तो ये कितना हो जाएगा मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। तो ये ट्रायंगल इक्वलिटी से बहुत फास्ट प्रूफ हो जाता है, राइट, ज्योमेट्रिकली अगर हम प्रूव करना चाहें तो। एंड इसी चीज़ को अगर हम लेफ्ट साइड वाली इनइक्वालिटी अगर हमें प्रूव करनी है, ये वाली चीज़ हमें प्रूव करनी है, तो हम ऐसा शो कर सकते हैं कि जो p माइनस क्यू होगा उसकी वैल्यू r से कम होगी। तो p क्या है मॉड Z1, q क्या है मॉड Z2 एंड r क्या है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। सो सिर्फ इतना ही नहीं आने वाला, अगर क्वेश्चंस आएंगे ट्रायंगल इनइक्वालिटी पे ऐसा डायरेक्ट नहीं पूछने वाले। तो ऐसा हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है कि जो Z1 है या Z2 है इनकी जगह पे बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, राइट। एंड जब बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आएंगे तो हमें खुद से मैनिपुलेट करना पड़ेगा कि किस चीज़ को Z1 लिया जाए किस चीज़ को Z2 लिया जाए। मैंने कुछ वीडियोज़ ऑलरेडी डाले हैं इस चीज़ के ऊपर, एग्जाम्पल्स ऑन मॉड्यूलस, तो तुम देख सकते हो एंड मैं और भी पुट करूँगा, तो स्पेशली ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी समझने की चीज़ों को और बेटर तरीके से। तो आई होप इतना क्लियर है, डेरिवेशन आया समझ में। ओके, सो अभी एट्थ वाले पार्ट पे मूव करते हैं हम कि अपोलोनियस थ्योरम।
ये क्या बोलती है, एंड अपोलोस थ्योरम को हमें किस तरह समझना है। दो तरीके की मैंने ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन की बात की यहाँ पे। एक तो मीडियन की लेंथ से रिलेटेड और एक पैरेललोग्राम से रिलेटेड, एंड एक हम अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो अगर अलजेब्रिकली इसको करना है तो फटाफट कर देते हैं कि z1 प्लस z2 का स्क्वायर है। तो मैं जस्ट स्टार्ट करता हूँ, तब बार बार नहीं लिखता। ये जो चीज़ है इसको हम ऐसा लिख सकते हैं z1 प्लस z2 इंटू z1 बार प्लस z2 बार, एंड नेक्स्ट वाली चीज़ को लिख सकते हैं z1 माइनस z2 इंटू z1 बार माइनस z2 बार, एंड जस्ट ऐड करना है फटाफट। जस्ट लाइक मॉड z1 स्क्वायर मॉड z2 स्क्वायर, एंड यहाँ पे आएगा z1 z2 बार एंड z1 बार z2। इसको ओपन करोगे तो फिर से मॉड z1 स्क्वायर एंड मॉड z2 स्क्वायर, एंड बाकी जो टर्म्स नेगेटिव वाले आएंगे तो कट जाएंगे। हाँ, तो ऐसे ही हो गया सॉल्व। ये कट गया, एंड ये जो बचा हुआ सब चीज़ है वो इसके इक्वल आ गया। सो अलजेब्रिकली हो गया, बट अगर इसको हम ज्योमेट्रिकली अगर समझना चाहें तो किस तरह होगा ये, तो वो देखते हैं। तो हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं पहले, ओरिजिन से स्टार्ट होने वाले। सपोज एक लाइन हमने ये लिया एंड ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रही है, राइट, एंड ये पॉइंट जो है उसका कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है। तो बेसिकली ये जो वेक्टर होगा वो z1 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। एंड हम एक और लाइन लेते हैं, एंड उसका जो एंड पॉइंट है उसको हम z2 से डिनोट करते हैं। सो ये जो वेक्टर होगा वो कितना हो जाएगा, z2 के इक्वल हो जाएगा। फाइन, एंड पॉइंट्स को हम नाम देते हैं। सपोज ये पॉइंट ओ है, इसको हम पॉइंट पी समझते हैं। इसको अगर हमने सपोज पॉइंट क्यू समझा। फाइन, सो अगर हमसे कोई पूछता है कि z1 प्लस z2 क्या होगा, तो हम वेक्टर एडिशन की हेल्प से या फिर पैरेललोग्राम एडिशन रूल्स की हेल्प से चीज़ों को शो कर सकते हैं। सो मैंने एक और यहाँ पे एक वेक्टर बना दिया जो पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा है, एंड जो कि z1 वेक्टर के इक्वल है। फाइन, तो ये वाला जो वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर है, पॉइंट की बात नहीं कर रहा, वेक्टर की बात कर रहा हूँ, ये वेक्टर z1 के इक्वल है। एंड देन ये वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट क्या है, r है। फाइन, एंड अब अगर मैं ओ आर की वैल्यू पूछता हूँ, ओ आर को किस तरह रिप्रेजेंट करना है, तो ओ आर को हम अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये जो वैल्यू आएगी ये हो जाएगी z1 प्लस z2। फाइन, एंड अगर इसी तरह अगर मुझे पी क्यू को अगर रिप्रेजेंट करना है, पी से क्यू अगर हम जा रहे हैं, राइट, तो वो भी समझ लेते हैं। तो हमने पी से क्यू को अगर कनेक्ट किया, मीन्स तो ये जो वेक्टर बनेगा, ये वाला वेक्टर वो हो जाएगा z1 माइनस z2, राइट, क्योंकि अगर मैं ट्राइंगल ओ पी क्यू की बात करता हूँ तो ये z2 वेक्टर एंड z2 वेक्टर में अगर z1 माइनस z2 वेक्टर ऐड करोगे तब जाके z1 वेक्टर आ जाएगा। फाइन, तो आई होप इतना क्लियर है। एंड इसी तरह मैं क्यू और आर को कनेक्ट कर देता हूँ। सो इस तरह मैं रिप्रेजेंट कर दिया सब कुछ। एंड पैरेललोग्राम में एक रूल होता है, सबको शायद पता भी होगा कि अगर हम साइड्स के लेंथ का के स्क्वायर्स का सम करें तो वो डायगोनल की लेंथ के स्क्वायर्स के सम के इक्वल रहता है। तो अगर मैं ये करता हूँ कि ओ पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर ये बोलूँ, तो इसकी वैल्यू ओ आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के इक्वल होनी चाहिए। ये ऑलरेडी होती है, राइट, ये कॉम्प्लेक्स से प्रूव नहीं कर रही है, ज्योमेट्री से है जो ऑलरेडी रिलेशन होल्ड करता है। सो ओ पी बेसिकली क्या है, लेंथ है। तो ओ पी बेसिकली मॉड z2 है, तो मॉड z2 का स्क्वायर। अगर हमसे पी आर पूछा जाए तो पी आर बेसिकली क्या है, मॉड z1 है और उसका स्क्वायर हो गया। अभी आर क्यू लेंथ जो होगी वो ओ पी लेंथ के इक्वल ही होगी, तो ये हो जाएगा मॉड z2 एंड उसका स्क्वायर। ओ क्यू जो लेंथ है वो मॉड z1 के इक्वल है, तो उसका स्क्वायर, राइट। तो
लेफ्ट हैंड साइड समझ में आ गई है, 2 टाइम मॉड जेड वन स्क्वायर प्लस मॉड जेड टू स्क्वायर। ओ आर जो लेंथ है, ओ और आर पॉइंट के बीच में जो वेक्टर है उसके मॉड्यूलस से आ जाएगी, तो ये हो जाएगा जेड वन प्लस जेड टू का मॉड्यूलस एंड इसका स्क्वायर। सिमिलरली जो पी क्यू है वो हो जाएगा मॉड जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, राइट। तो अगर हमें पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता है तो ये फिर एक लाइन में प्रूव हो जाता है, राइट। तो मैं सिर्फ ज्योमेट्रिकली कैसे कनेक्ट करना चीज़ों को वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड यही चीज़ हम अगर मीडियन के लिए समझते हैं, सेम इक्वेशन को अगर हमें अपोलिनस थ्योरम के थ्रू समझना है तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है, राइट, जो ट्राइंगल ओ पी क्यू है उसके अंदर एम जो है वो मिड पॉइंट है, एम इज़ मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, राइट। तो अपोलिनस थ्योरम क्या स्टेटमेंट है कि जब भी ऐसा हो तो ओ पी स्क्वायर प्लस जो ओ क्यू स्क्वायर होगा वो 2 टाइम ओ एम स्क्वायर प्लस एम के स्क्वायर के इक्वल होगा, राइट। तो ये आता होगा और टेंथ या 11th के टेंथ में पढ़ लेते हैं काफ़ी लोगों से अपोलिनस थ्योरम को, नॉर्मल पाइथागोरस का हेल्प लेके प्रूव हो जाती है, तो ये आना चाहिए। तो अगर जिसको ये आता है तो ऊपर वाली इक्वेशन, ऊपर वाली जो हमने अभी रूल प्रूव किया है वो फटाफट यहाँ से भी हो सकता है। तो लाइक अगर हम ओ पी की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं तो ओ पी बेसिकली मॉड जेड टू है, तो मॉड जेड टू स्क्वायर, ओ क्यू बेसिकली मॉड जेड वन है, मॉड जेड वन स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम ओ एम इज़ ओ आर बाई टू, so ओ आर बाई टू स्क्वायर and again mq is pq by 2 and then square, right। एंड हमें सिर्फ अभी ओ आर एंड पी क्यू की वैल्यू पुट करनी है, तो ओ आर बेसिकली मॉड जेड वन प्लस जेड टू है एंड पी क्यू बेसिकली मॉड जेड वन माइनस जेड टू है। तो दिस इज़ वन बाई टू, लाइक फोर नीचे आएगा कट गया, तो जेड वन प्लस जेड टू मॉड का स्क्वायर एंड जेड वन माइनस जेड टू मॉड का स्क्वायर एंड लेफ्ट हैंड साइड में है मॉड जेड टू स्क्वायर प्लस मॉड जेड वन स्क्वायर, राइट। तो टू को इधर भेज दोगे तो सेम चीज़ प्रूव हो गई। तो इस चीज़ को हमने दो ज्योमेट्रिक के लिए प्रूव किया, एक पैरेललोग्राम के लिए जो थ्योरम है या फिर एक अपोलिनस थ्योरम है उसकी हेल्प से, एंड यहाँ पे हमने प्योर अलजेब्रिकली इसको शो किया है विदाउट जेड वन जेड टू की वैल्यू एज्यूम किया। तो हमने थोड़ा सीखा कि चीज़ों को कैसे ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ में और आगे बताता हूँ कि मॉड्यूलस कहाँ कहाँ पे काम आने वाला है, राइट, ताकि नेक्स्ट जब चैप्टर में तुम आगे बढ़ो, जब डिफरेंट टाइप के एक्सप्रेशंस गिवन हो तो क्वेश्चन को इजीली कैसे सॉल्व किया जा सके वो समझ सको। सो बेसिकली मॉड्यूलस क्या है, डिस्टेंस है। तो जब भी अगर ऐसा आ जाता है कि मॉड जेड माइनस अल्फ़ा, सपोज ये आया, तो दिस इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स जेड एंड अल्फ़ा, राइट, ये है। तो कभी अगर ऐसा दिया जाता है कि मॉड जेड माइनस अल्फ़ा इज़ कांस्टेंट, राइट, मतलब दो पॉइंट है उनके बीच में डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट है, यानी ऐसा गिवन है। और अगर हम उनमें से किसी एक पॉइंट को फिक्स कर दें, सपोज मैंने अल्फ़ा को फिक्स कर दिया यहाँ पे एंड अगर मैं जेड को वेरी करा रहा हूँ, राइट, तो आइडिया लग गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट। तो अगर मैं एक ऐसा फिगर बना दूँ जिसमें अल्फ़ा यहाँ फिक्स कर दिया मैंने एंड जेड को मैं वेरी करा रहा हूँ, तो जेड पूरा एक सरकमफेरेंस में मूव करेगा सर्किल की, राइट। तो जेड का जो लोकस होगा वो एक सर्किल हो जाएगा। तो आई होप ये क्लियर है। तो एक सर्किल के लिए हम यूज़ करने वाले हैं एंड बेसिकली डिस्टेंस है। तो अगर मैं कभी ऐसा लिखूं कि मॉड जेड माइनस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन आर, और आर में सपोज ये डिस्टेंस डिफाइन करता हूँ जो कि रेडियस है, राइट। तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि हम इससे बाहर वाले पॉइंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो कभी हमें एक नॉर्मल इनइक्वेशन मिला तो उसको ज्योमेट्रिकली कैसे कन्वर्ट करना है वो हम सही सीखेंगे, तो ये हम बाद में सीखने वाले हैं। जस्ट एक ब्रीफ आइडिया दिया, लेस देन आर करोगे तो इनसाइड द सर्किल मूव कर जाओगे, राइट। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे लाइन सेगमेंट हुआ, जस्ट मैं नाम लिखता हूँ, तो लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट करने के लिए मॉड्यूलस यूज़ करने वाले हैं। अगर अब कभी हमें सपोज पैराबोला रिप्रेजेंट करना है, राइट, पैराबोला अब क्या होता है कि एक पॉइंट इस तरह मूव करे कि उसका एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहे, तो वहाँ पे हम डिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, और जहाँ डिस्टेंस है वहाँ पैरा वहाँ पे मॉड्यूलस यूज़ होने ही वाला है अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात कर रहे हैं तो।
सो वहाँ पे भी यूज़फुल है। सेम चीज़ एलिप्स और हाइपरबोला में भी लागू होती है, राइट। तो इन सारी जगह जैसे एलिप्स हो गया, हाइपरबोला हो गया, या फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, राइट। तो ऐसी सारी जगह मॉड्यूलस यूज़ होने वाला है, राइट। सो हमें समझना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में दिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो मेंशन किया जाए कि वहाँ पे पैराबोला गिवन है, राइट। ज़रूरी नहीं होगा कि एलिप्स गिवन है ऐसा बोला जाए वहाँ पे, राइट। तो हमें खुद से आइडेंटिफाई करना है। तो मैं एक सपोज एक लाइन सेगमेंट का एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर एक मैंने पॉइंट लिया ए एंड बी, दो पॉइंट लिए मैंने ए एंड बी, एंड इसको अगर मैंने Z1 लिखा, इसको मैंने Z2 लिखा, एंड एक पॉइंट मैंने पी लिया यहाँ पे जिसको मैं Z से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं ये बोलता हूँ कि Z माइनस Z1 एंड Z-Z2 इन दोनों का इंडिविजुअली मॉड अगर मैं फाइंड करूँ और उसकी वैल्यू मॉड Z1 माइनस Z2 की इक्वल आती है, राइट। तो इन दोनों चीज़ों को सेपरेट रख के सोचो ज़रा कि ये अलग चीज़ है, इससे कुछ ज्योमेट्रिक हिंट नहीं मिल रही, बट हम इसको अगर ऊपर वाला डायग्राम देखें तो कुछ किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कि दिस इज़ पी ए डिस्टेंस, दिस इज़ पी बी डिस्टेंस, एंड दिस इज़ ए बी डिस्टेंस। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो पी पॉइंट है वो ए एंड बी के बीच में मूव कर रहा है, क्लियर। तो ऐसे खुद से हमें कैच करना पड़ेगा चीज़ों को, राइट। सेम चीज़ एलिप्स के लिए आ सकती है। एलिप्स एलिप्स का डेफिनेशन सबको मालूम है। सपोज मैं एलिप्स के लिए थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि अगर मान लो राइट, सपोज एलिप्स बनाया मैंने, एंड अगर मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया एंड अगेन फिर से यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया, एंड मैं इस बार बोलता हूँ कि पी ए प्लस पी बी सम कॉन्स्टेंट, राइट। सो एंड कॉन्स्टेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, सपोज वो भी गिवन है। एंड तो पी यहाँ कहीं मूव कर रहा होगा एलिप्स के ऊपर, लाइक ये डिस्टेंस पी है, ये डिस्टेंस पी बी, राइट। एंड अगर मैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये इस फॉर्म में दिखेगा हमें कि मॉड Z माइनस Z1 मॉड Z माइनस Z2 इक्वल टू सम कांस्टेंट के, ओके। एंड जो कांस्टेंट के है दैट इज ग्रेटर देन मॉड Z1 माइनस Z2 सपोज। तो सिर्फ इस इक्वेशन को ही देखता है तो मे भी उसे रियलाइज़ ना हो क्या चीज़ है, बट अगर उसको कनेक्शन पता है, उसको एलिप्स की डेफिनेशन पता है, तो वो चीज़ों को कनेक्ट कर सकता है और फिर सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो चैप्टर में ऑफ कोर्स जेई में सीधा क्वेश्चन नहीं पूछ जाएगा कि जेड ए गिवन है मॉड जेड फाइंड करो, या फिर डायरेक्ट ट्रायंगल इक्विटी पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ट्रायंगल इक्विटी के खुद के काफ़ी वास्ट रीजन है कवर करने के लिए, तो उस पर हम अलग से वीडियो बना के क्वेश्चंस कवर करेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड ज्योमेट्री हम अलग से कवर करेंगे, लाइक लाइन अलग से, पैराबोला अलग से, एलिप्स अलग से, राइट। तो अभी जस्ट एक ब्रीफ आइडिया लग गया कि मॉड्यूलस कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। तो बेसिकली मेन पॉइंट ये है कि मॉड्यूलस दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं ज्योमेट्रिकली, और जहाँ जहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस की डिस्टेंस टर्म किसी कर्व की डेफिनेशन में यूज़ हो रहा है, राइट। तो वहाँ हम मॉड्यूलस एंटर करा सकते हैं, एंड फिर हम अलजेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली दोनों में स्विच कर सकते हैं जैसा सॉल्व करने के लिए आसान हो। सो अब इतना क्लियर होगा।